वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 17 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या पूछा जाता है उस पर भी हम लोग परिचर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में सुझाव के साथ साथ जो भी प्रश्न पीटी फैक्ट के पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए ताकि आपका इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। इसके अतिरिक्त ऐप डाउनलोड कीजिएगा युक्ति आईएएस का, जिस पर आपका एक कम्युनिकेशन ग्रुप बनाया हुआ और दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का 2 ग्रुप बना हुआ है। आप वहां पर दैनिक जागरण से रिलेटेड चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। और भी ऐप पर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे टेस्ट अवेलेबल है, क्लासेस मटेरियल अवेलेबल है और बहुत सी फ्री मटेरियल आपको उपलब्ध है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कवर सकें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी युक्ति है, इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह उपलब्ध है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं या तो ये टेलीग्राम चैनल पर जाकर युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा, आप हमें वहां पाइएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे आज के न्यूज़ में। देखिए, यह जो एनजीटी का मामला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या तो हम लोग जिसे राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण करते हैं, ये लगातार चर्चा में है पिछले वर्ष से। आपको बंगाल का मामला हो या पंजाब हरियाणा का मामला हो, गुजरात का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो, या तो आपको अब वर्तमान में दिल्ली एनसीआर का मामला हो, लगातार चर्चा में है। और मैं आप लोगों को गेस भी किया हूँ, इस साल के यूपीएससी में या तो स्टेट पीसीएस में इससे प्रश्न जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब चीज़ों को कवर किए होंगे। और एनजीटी के मामले में मैंने पहले 2 बार न्यूज़ कवर किया हो, देखिए आपको 4 सितंबर और 6 अगस्त को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे, और जिन लोगों के द्वारा नहीं देखा गया तो जाके उस वीडियो को देखिएगा। एनजीटी के सभी डायग्राम पर हमने चर्चा कर चुका है, जिसमें एनजीटी क्या होता है, एनजीटी के संदर्भ में क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त है, न्यायाधिकरण किस प्रकार के रिट जारी कर सकता है अर्थात डिक्री जारी कर सकता है, और भी विशेषाधिकारों के संदर्भ में किन किन मामलों में अभी तक किन किन राज्यों को जुर्माना लगा चुका है, तो सभी पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एक नोट बना चुके हैं। तो आपको नए स्टूडेंट हैं उनको जाकर 4 सितंबर या तो 6 अगस्त दोनों में से कोई वीडियो जाके देख लीजिएगा, कवर हो जाएगा एनजीटी का मामला। अब हम दिल्ली के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक जो है आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में कवर होगा, जहां न्यायाधिकरण न्यायिक निर्णय या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दे होंगे, उससे कोरिलेट करेगा टॉपिक यह। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब चीज़ें समझ रहे होंगे। देखिए मामला हुआ क्या है दिल्ली में, देखिए बार बार ठोस प्रबंधन को लेकर एनजीटी है ना, जितने राज्यों में लगाया है जुर्माना, लगभग सभी राज्यों में इसी ठोस प्रबंधन को लेकर, क्योंकि शहरी कचरा और उसके प्रबंधन को लेकर हमेशा समस्याएं उत्पन्न होती है, जिस पर बेहतर प्रबंधन नगर निगम के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, राज्यों को यह जुर्माना लगातार लग रहा है और आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ेंगे, हमारा अवशिष्ट जो प्रबंधन का है ना, उचित अवशिष्ट प्रबंधन उचित ढंग से होना चाहिए, नहीं तो समस्या और भी विकट होगी। तो इसके लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण हमेशा आपको इस प्रकार के फर्स्ट लर्नर के रूप में आपको दिखेगा, जहां पर वो जुर्माना लगे। क्योंकि देखिए जब भी नोटिस जारी किया जाता है, ऐसा नहीं कि दिल्ली पर अचानक ये लगातार 6100 करोड़ का जो जुर्माना लगे पहली दफा लगा है, या आंख बंद करके एनजीटी को ऐसा लगा नहीं ये सुन रहा है दिल्ली दिल्ली सरकार, तो चलो इस पर हम उसके अभिकरण पर जुर्माना लगा, ऐसा नहीं। इससे पहले एक बार और हो चुका है, देखिए ध्यान रखिएगा। बार बार इन सब चीज़ों को समझाने से अच्छा है कि आपको है ना एक ऐसी, मैंने आप लोग क्या बोला था, नज़ीर पेश करने वाला सज़ा हमेशा होना चाहिए, प्रावधान ऐसे होने चाहिए ताकि जो भी शासन है, प्रशासन है, उसका अभिकरण जितने भी लोगों को लगे कि नहीं मुझ पर क्या लगा है। अब जब ऐसा नज़ीर पेश होगा 10,000 करोड़ का, मान लीजिए 20,000 करोड़ का जुर्माना लगेगा, तो जितना बजट इसका नहीं उससे ज़्यादा इसको पेड करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो मुख्य अभिकर्ता होगा क्या करेगा, एक्टिव मोड में आएगा। मुख्य अभिकर्ता के तौर पर कौन हो सकता है, या तो मुख्यमंत्री हो सकता है या तो राज्यपाल हो सकते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, एक्टिव मोड में आएंगे। अब एक्टिव मोड में आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि आपको सजा का प्रावधान के रूप में पैसे भरना है, नहीं तो आपको क्या होगा कि आप इन के प्राकरण
आपको ना एक्सक्यूज देते रहिएगा। और जब बजट से ज़्यादा उसका अब बजट से ज़्यादा उसको जुर्माना लगेगा, तो वो क्या होगा, इस प्रकार से इस बजट से जुर्माने से बचने के लिए क्या होगा, बजटीय आवंटन के संदर्भ में सारे कार्य को टू दी वर्क, टू दी टाइम और टू दी स्पॉट काम करेगा। अर्थात सभी जगह सभी स्तरों पर काम करेगा, जिससे समाधान निकाला जा सकता है। ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। देखिए, इससे पहले इसी संदर्भ में अनुचित कचरा प्रबंधन करने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को अक्टूबर 2022 में 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। फिर भी सरकार के कान के तले कोई जू नहीं रेंगा। तो देखिए, अब 6100 रुपये का जुर्माना लगाया, तो अब सरकार के तले सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और नहीं तो देखिए, मैं लगातार इस बात पर बोलता हूँ कि शहरी अपशिष्ट प्रबंधन हो या शहर में किसी प्रकार के रख रखाव को लेकर एनजीटी जिस प्रकार से मामले को देख रहा है, वो प्रशंसनीय है। क्योंकि इतनी शासन प्रशासन इतनी लाल फीताशाही का जड़ बन चुका है, जहां पर बार बार बोलने के बावजूद भी उनके कान का जू नहीं रंगती है। क्योंकि देखिए, टैक्स का पैसा तो उनको मिल रहा है, फिर भी अगर कार्य दायित्व में अक्षमता दिख रहा है, तो ऐसे ही लोगों को सुधारा जाता है। यहाँ तक कि और भी नज़ीर पेश करने के लिए उनके पैसे रोके जा सकते हैं, उनके वेतन को रोके जा सकते हैं। देखिए, ऑटोमेटिक काम करने को मिलेगा। देखिए, एक पटना का केस स्टडी में बताता हूँ आप लोग को, याद रखिएगा अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ। पटना पटना में आपको जहाँ भी जाइएगा, पटना का टाउन एरिया में, पटना शहर में, प्रत्येक घर के आगे एक बार कोड लगा हुआ है। स्कैन करना है उस बार कोड को नगर निगम के कर्मचारी को। अगर उस गली, मान लीजिए गली है, ऐसे गली है, मान लीजिए, ठीक ना, ऐसे गली है, ऐसे कोई भी गली है, तो हर घर के आगे एक स्कैनर लगा हुआ। तो इस गली में अगर कोई सफाई कर्मी आया है, तो इसे स्कैन करना है, इसे तभी पता चल सके यहाँ तक सफाई कर्मी आ चुका है। तो सोच के देखिएगा, इस प्रकार के इंस्टॉलमेंट को आपको इंस्टॉलमेंट करना होगा, इस प्रकार के टेक्निक को डेवलप करना होगा। निगरानी एक कोई सेंटर होगा जहाँ से निगरानी प्रत्येक बारकोड को किया जाता होगा, इसके स्टेटस को देखा जाता होगा। तो यहाँ पर चीज़ें समझने वाली बात होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से नियम कानून बना के, इस प्रकार तकनीकों का उपयोग करके हम काम कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझें। और भी जो पार्ट है, आपको क्या करना है, 4 सितंबर 6 अगस्त के 2022 के वीडियो को देख लेना। इसका की नोट्स आपको अपडेट आज कर दिया जाएगा। देखिए, कल कुछ नहीं था, कोई भी टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था, इसलिए कोई की नोट्स आपको नहीं दिया गया। बहुत से स्टूडेंटों का ये क्वेरी होता है कि की नोट्स कम दिया जा रहा है, या कम टॉपिक है, या तो लगातार नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर की नोट्स मिलता है। आप चीज़ें जान लीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताई जाती है जो की नोट्स में नहीं होता है, जो की नोट्स में नहीं लिखा जा सकता। मेरी बातों को कैसे लिखेगा की नोट्स में कोई। और बहुत सी चीज़ें हैं, आपको जो चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है इतनी कम रुपया में, सोचिए 499 में ये चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है, तो कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट करना भी सीखिए। अब जो 25,000 का कोर्स का फ़ी है, वो केवल आपको 499 मिल रहा है। सोच के देखिएगा ना, बहुत जगह करंट आप पढ़ते होंगे, आप कोई चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो की नोट्स में क्या मिलता है, सोच के देखिएगा ना। तो थोड़ा-सा हमें भी सपोर्ट कीजिए आप लोग। बाकी चीज़ें देखिए, वीडियो देखिए, उसकी चीज़ों को, डायग्राम को समझिए, सारे चीज़ क्लियर हो जाएँगे। नहीं तो केवल पीडीएफ के चक्कर में रहिएगा, पीडीएफ ही चाहिए केवल, तो देखिए आपके पास पीडीएफ की कमी नहीं है। मार्केट में बहुत से बुक्स अवेलेबल है, एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल है। आपके रूम में, आपकी वज़न से ज़्यादा आपके घर में, आपके रूम में आपका किताब कॉपी होगा उस पीडीएफ फॉर्म में। तो क्या सभी को आप रेगुलर देख पाते हैं? नहीं ना। वीडियो को देखिए, समझिए, तार्किक आधार को समझिए जिसके आधार पर आकलन किया जा रहा है, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को आप बस राइट डाउन करते जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का है। बस ये चीज़ों को समझिएगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल और औजार के रूप में कर रही है देश विरोधी ताकतें। तो बहुत से ऐसे मामलों में प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि न्यायपालिका या न्यायिक व्यवस्था का प्रयोग कैसे होता है, कैसे प्रयोग किया जा रहा है, एक टूल के रूप में। और ये जाने अनजाने में किया जा रहा है, या संयोजित तरीके से किया जा रहा है, या पूरा प्लान के साथ किया जा रहा है, यह आरोप प्रत्यारोप के विषय है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या न्यायालय इस प्रकार की प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष भागीदारी दे रही है? सोच के देखिएगा। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आप जब भी इंटरव्यू देने जाइएगा, मेंस देने जाइएगा, इस प्रकार से प्रश्न आपको किया है। लगातार बढ़ते जनहित याचिका, जनहित से कहीं अधिक बढ़कर
जन विरोधी याचिकाओं में बदल रहा है। क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं सहमत है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक से संदर्भित। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के टॉपिक में जब भी प्रश्न आएंगे ना, तो याद रखिएगा न्यायपालिका के पक्ष को बेहतर तरीके से आपको पुट करना होगा। उसके उदाहरण, पक्ष और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को बताना होगा। तो मैंने आप लोग बहुत से ऐसे मामले बताए थे, आप लोग को याद होगा, केशवानंद भारती वाद हो या तो हाल फिलहाल के बाद वाद हो, जिसमें न्यायपालिका ने क्या किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए कार्य गतिविधि को किया था। पर बहुत से ऐसे मामलों में आपको देखने को मिलेगा कि प्रथम दृष्टया की न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है कि अपनी सॉवरेंटी को स्थापित कर रहा है। किस संदर्भ में? सत्ता के अभ्यास के संदर्भ में, सत्ता के अभ्यास के संदर्भ में। तो ये क्या, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी कि देश विरोधी ताकतें, अब देखिए हर मामले में लोग जनहित याचिका PIL लेकर जा रहे हैं आपको जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर डिसाइड करना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि यह प्रक्रिया, देखिए आने वाले समय में और लगातार बढ़ेगा ना, तो जितनी विषय उतने लोग इस पर करेंगे केस। तो क्या इस पर का कुछ उचित प्रक्रिया होनी चाहिए कि किस प्रकार के मामलों को सुप्रीम कोर्ट को प्रथम दृष्टया भेजने की जरूरत है, या तो उसके विरुद्ध डिवाइड करने की जरूरत हो जाएगी। नहीं तो समस्या क्या होगा, अतिभार की समस्या हो जाएगी, केसों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है ना, वो आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल जाएगा। यह जो आरोप लगाया गया, हो सकता है एक तरफी ये नजर आ रहा होगा कि जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, उसको लग रहा होगा कि साप्ताहिक पत्रिका जो पंचजंग है, उनमें ताजा अंक में संपादकीय ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल भारत विरोधी ताक के बाजार के रूप में कर रही है। मानवाधिकार के नाम पर आतंकवादियों को बचाने के, पर्यावरण के नाम पर भारत के बाधा में विकास में बाधा पैदा करने के प्रयास, बाद में अब भारत विरोधी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आपको अफजल गुरु बचाने के लिए केस आया था, उसके बाद नर्मदा नदी से संबंधित पर्यावरण सुरक्षा का हवाला दे के PL किया गया था। उसके बाद विकास विरोधी बहुत से, और जैसे है आपको हाल ही में नेशनल ट्रिब्यूनल आपको NH बन रहा था, उसमें आपको उस पर किया गया था पर्यावरण को लेकर। तो क्या दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है, या हर मामले में जनहित याचिका दायर करने की जरूरत है? यहाँ पर यह चीज समझने वाली बात होगी। और यहाँ पर अगर एक पक्ष और भी आपको याद रखना होगा, तो क्या कोई विकल्प ऐसा है जो न्यायालय के अतिरिक्त भी इन विषयों को सुन सकता है? तो ये भी एक सवालिया निशान है। तो यहाँ पर कमोबस आपको ये देखने का होगा, मतलब समझ में आएगा कि इस प्रकार के मामलों में या तो प्रशासनिक तंत्र में कुछ कमियां हैं, तभी तो सभी लोग न्यायालय पहुंचना चाह रहे हैं। तो प्रशासनिक स्तर पर भी आपको ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करने होंगे जहां पर इस प्रकार की सुनवाई की जा सकती है। मान लीजिए पर्यावरण से संबंधित कोई मामला हो, तो इसके लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, NGT बना हुआ है, NGT से संबंधित मामला वहां जाइए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जाइएगा? अब मान लीजिए किसी प्रकार के न्यायिक निर्णय करना है, मान लीजिए अपराध से संदर्भ, तो ऐसे आपराधिक संगठन के लिए कुछ प्रशासनिक स्तर पर प्रथम दृष्टया कुछ वर्गीकरण कर दीजिए। वर्गीकरण करने से होगा कि उस प्रकार के मामलों का प्रथम दृष्टया वहां सुनवाई हो जाएगा। उसके लिए जो पूर्व न्यायाधीश है उनकी आप बेंच बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ गठन, कुछ प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो इस प्रकार के आपको क्या करना है, इस प्रकार के कुछ नए नए आपको आइडियाज अपने पास रखने हैं, ताकि कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए इस मामले में, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए और साथ ही साथ नेगेटिव पॉइंट। और नेगेटिव पॉइंट आप 50 इससे निकाल सकते हैं, पर पॉजिटिव पॉइंट आप नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि अच्छा नहीं सोचा जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हमेशा बुरा ही सोचा जाता है। ये मानव प्रवृत्ति है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि अभी प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री PM है, कोई भी PM अभी वर्तमान में रहे, उसके बारे में 10 पॉजिटिव पॉइंट बोलना है और आपको 50 नेगेटिव पॉइंट बोलना है, तो नेगेटिव पॉइंट वालों में जो पॉइंट का बिंदु सर्वाधिक होगा और यह पॉजिटिव वाले में कम होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसे ही मानव प्रवृत्ति है, सभी देश के लिए हो सकता है, राष्ट्रपति के लिए भी हो सकता है, या किसी अधिकारी के बारे में हो सकता है। ये मानव प्रवृत्ति है कि हम नेगेटिव पॉइंट को बेहतर तरीके से उजागर करते हैं, पर पॉजिटिव पॉइंट को नहीं। तो आपको दोनों पक्षों को इस मामले में दिखाना होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए एक यहाँ पर आपके लिए या हमारे लिए बेहतर है
कि अनचाही कॉल मैसेज पर रोक लगाएगा दूरसंचार कंपनी, तो इसके लिए ट्राई जो आपको है एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ दीजिएगा। यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा था, मिस हो गया। क्या पूछना चाह रहा था? एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये कि पीआईएल जनहित याचिका का अर्थ क्या होता है? पहले, पीआईएल जो जनहित याचिका कब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में शामिल हुआ, किनके प्रयास से हुआ, और वर्तमान में जनहित याचिका का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वाद कौन था जिसे आप मानते हैं? क्योंकि ये सब व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, तो कितने लोगों को याद है ये मैं जानना चाहता हूँ। किन किन मामलों अभी हाल ही में जनहित याचिका के संदर्भ में निर्णय लिए गए हैं, बहुत से निर्णय लिए गए हैं, तो आप उसको बताना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्राई के बारे में बात करें। तो यहाँ एक टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, उसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक टर्मिनोलॉजी है, क्या है? हेडर। कंपनियां हेडर यूज करती है, मैसेज टेम्पलेट प्रारूप को गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात की है। तो दो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया, तो ये टर्मिनोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बाकी कहानी तो नहीं, पर ये जरूर पूछा जा सकता है कि हेडर क्या होता है। हाल ही में चर्चा में, खबरों में चर्चा में रहा, हेडर क्या किससे संबंधित है, या तो मैसेज टेम्पलेट क्या होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, मैसेज टेम्पलेट आपको क्या है कि 30 और 60 दिन के भीतर रोक लगाने के लिए बात की गई है। तो उसमें देखिए क्या होता है हेडर। हेडर ये होता है कि जो संदेश भेजने वाली कंपनी का नाम उसमें अंकित होता है। हेडर की शुरुआत 2 अक्षरों से होते हैं, पहला अक्षर दूरसंचार कंपनी का और दूसरा अक्षर राज्य से जुड़ा होता है। अर्थात आपके पास जो जिस प्रकार के मैसेज आते होंगे, तो देखिएगा मैसेज आने से पहले एक मैसेज नीचे जितना भी लिखा वहाँ पर हेडर एक होगा, जिसमें कंपनी का नाम होगा। अगर जियो है तो GI, और उसके बाद स्टेट है, मान लीजिए बिहार है तो BH लिखा रहेगा, झारखंड है GH लिखा है, दिल्ली है तो NCR लिखा होगा। इसी प्रकार से आपको क्या है कि मैसेज आएगा हेडर के तौर पर। तो यहाँ पर ये जानकारी। इसके बाद संदेश भेजने वाली कंपनी का नाम होता है। कई कंपनियां इन हेडरों का इस्तेमाल करती है। इस हेडर का DLT प्लेटफॉर्म पंजीकरण अनिवार्य होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर चीजें आपको ध्यान रखनी है हेडर का संदर्भ में। और टेम्पलेट होता है लगातार मैसेज भेजना है, किसी को टारगेटेड मैसेज भेजना है। मान लीजिए आपका बैलेंस खत्म हो गया, तो क्या मैसेज टेम्पलेट एक बार बना लिया जाता है, उससे फॉरवर्ड किया जाता है ऑटोमेटिक। आप देखते हैं ना कि आपका जैसे ही बैलेंस समाप्त होता है उसके बाद आने लगता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी सुझाव है सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ क्लासेज हो रहा है। देखिए आपको संडे को एक क्लास होना है, क्लास जो GS आपको मेंस का आंसर राइटिंग चल रहा है, जो अब तक हुए हैं उसके बारे में आपको एक क्लास मैं लूँगा, आपको टाइमिंग दे दूंगा। उसका लाइव क्लास ये रहेगा ताकि आप लोग लाइव आके देख सके कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, क्या क्या की पॉइंट्स को पकड़ना है, क्या क्या आप लोग गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये वीकली आपको एक संडे को एक क्लास होगा। संडे को जिस दिन कुछ क्लास नहीं होता है, कोई भी अतिरिक्त क्लास नहीं होगा, बस एक ही क्लास ये होगा, तो संडे को मैं इसे कवर कर दूंगा। जल्द ही ऐसे राइटिंग का भी क्लास स्टार्ट होने वाला, 1-2 दिन में। आपको मंडे से शायद ये अपडेट हो जाएगा, तो मंडे से हम लोग ऐसे आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अतिरिक्त जो भी आपको शामिल होना, कहीं भी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए, आदिवासी हित में मेरे लिए निजी रिश्तों और भावनाओं का विषय है, मोदी जी के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया। और आपको कल ही मैंने आदि महोत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी दिया था, पेपर में जो था। तो वहाँ पर देखिए 27 फरवरी तक चलने वाली इस आदि महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, और यहाँ पर कुछ कुछ बातें की गई, उसको याद रखना है। बाकी कहानी आपको कल बताई जा चुकी है। देश जब तक आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की प्राथमिकता नहीं देता है, तो प्रगति के रास्ते आप खुल नहीं सकते। तो यहाँ पर केस स्टडी के तौर पर आप इस लाइन को ले सकते। आप किसी भी शासन प्रशासन में जाइए, किसी भी व्यवस्थाओं में जाइए, वहाँ पर उच्चतम से लेकर हाई से लेकर लो तक के सभी लोगों का जब तक समग्र योगदान नहीं होगा, तो सिस्टम डेवलप नहीं होगा, बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा। तो आपको प्रशासन के संदर्भ में यहाँ से प्रश्न इस लाइन से पूछा जाता है, बहुत ही मानक शब्द है, ध्यान रखिएगा। प्रशासन में इस प्रकार से प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कि सभी सहयोगी जो अधिकारी है, कर्मचारी, उनका सहयोग क्यों जरूरी, उनकी भागीदारी क्यों जरूरी होती है, एक संरचना को विकसित करने के लिए।
तो यहाँ से प्रश्न आपको किए जा सकते, जरूरी नहीं इसी पार्ट से करें, वो कहीं भी पुट कर सकता है, आपको किसी भी पेपर में पुट कर सकता है, या तो पेपर 4 में पूछे, या तो फिर आपको इंटरव्यू यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न इससे कोरिलेट करके, क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि शासन के विकास में जनता के साथ साथ शासन में जो लोग हैं उसकी सहभागिता जरूरी है? आपको ऐसे पूछेगा प्रश्न। तो यहाँ पर इंट्रो इसका यही है कि यहाँ पर जो अंतिम पायदान पर अर्थात हाई पोस्ट से लेकर लो पोस्ट पर जो लोग हैं उनके समग्र सहयोग की बात कर रहा है, या तो फिर जनता के सहयोग की बात कर रहा है इसमें। तो इसी संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये सब लॉजिकली बातों को बोला जाता है, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आपको करनी होगी, जहां आप बैठे हुए हैं उसी के संदर्भ में वहां पर जवाब देना होगा। ये कोई रिपीटेड प्रश्न नहीं, इसका आंसर नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि एक लाइन में आप 10 लाइन इसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए, जैसा सिचुएशन होगा उसका आउटपुट वैसे ही निकलना चाहिए। आप जिस व्यवस्था में जहाँ बैठे, यूपीएससी में बैठा हुआ जिस संदर्भ में यह पूछ देगा उसी संदर्भ में उसका उत्तर देना होगा। हो सकता है स्वास्थ्य संदर्भ में पूछ देगा, शिक्षा में पूछ सकता है, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में पूछ सकता है, या तो अर्थव्यवस्था में पूछ सकता है। बहुत से इसके पार्ट है इस लाइन का, और ये सार्वभौमिक तरीके से यूज भी किया जाता है। बस इस संदर्भ में समझिएगा नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार इसे यूज किया गया। ये शासन और अभिशासन में यह लगातार प्रयोग होने वाले शब्दों में से एक है। जैसे सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास टर्मिनोलॉजी लिया गया है ना, ये पहली बार बोला गया, ऐसा नहीं, इससे पहले बहुत दफा बोला गया, पर अलग अलग प्रयोजनों में बोला गया है। तो ध्यान ये रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसके बारे में हमें गर्व है कि हमें आदिवासियों का इसका जो है बहुत ही सीखने की जरूरत है, और बहुत अच्छी बात है। यह मैं भी इसे महसूस करता हूँ, जब भी मैं झारखंड के एरिया में रहता हूँ तो आदिवासी समुदाय जो लोग रहते हैं उनके घरों में जाके देखिएगा कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्योरी को अपनाते हैं। उनके रहन सहन की प्रक्रिया, उनके जो पर्यावरण संरक्षण की बात होती है और भी चीज़ें हैं, तो उनका पीढ़ियों से रिश्ता है जंगल, नदी, पहाड़ों से, उनसे सीखा जाता है। हम लोग जैसे जो शहरी जीवन जीते हैं ना, एक झोपड़ी, एक को डिब्बे वाले घर में, एक खिड़की के घर, वो एक खिड़की के पिंजड़ों में, उनसे वो इन आधारों को नहीं समझ सकते कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी क्या है। ध्यान रखिएगा किताबी ज्ञान से बेहतर कहीं व्यवहारिक ज्ञान होता है। तो शहरों में जो लोग रहते हैं उनको किताबी ज्ञान होता है। मैं आपको हाल का घटना बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं कहीं जा रहा था, तो बिहार से मैं कहीं जा रहा था, तो ध्यान रखिएगा एक मेरे सामने एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं जा रहा था, तो सामने एक बैठी हुई थी लड़की, लगभग 18-19 साल का उनका उम्र हो रहा होगा, या 21 साल के आसपास हो रहा होगा, 21 साल के दरमियान, 21-22 में आकलन कर रहा हूँ। और उनके पिताजी बैठे हुए थे, मेरे दोस्त बैठे हुए थे, मैं इधर सामने बैठा हुआ था ई रिक्शा में। तो रोड के किनारे जो पुआल होता है ना, पुआल पुआल जो धान का जो सूखा हुआ जो पुआल होता है जो जानवरों को खिलाया जाता है, उसका आप लोग देखते होंगे बहुत जगह ऐसे लगा कर स्टोर लगाया जाता है, देखते होंगे ना ऐसे। तो वो लड़की देखिए पूछ रही है, पापा ये क्या है, ये क्या है? तो जो भी लोग थे वहाँ पर सभी लोग मुस्कुराए। तो मैं वहाँ पर बस ये चिंता का विषय हो रहा था मुझे कि शहरीकरण ने कितना हमें अपने ना मौलिक अधिकारियों से मौलिक जो आधार है उससे दूर कर दिया है। जितने भी लोग हैं गांव से गए हैं आपको शहरों में, तो गांव का जो कल्चर है आप सोच के देखिए, जिस बच्ची को ये नहीं पता है अगर वो अधिकारी बनी आने वाले समय में किताबी ज्ञान से, तो इसकी समस्या को कैसे सॉल्व करेगी। और सबसे बड़ा रीज़न हमारे देश में अगर समस्याओं का अगर समाधान नहीं निकल पा रहा है बेहतर तरीके से, उसके पीछे का आइडियोलॉजी यही है कि शहरों के लोगों का चयन अगर इस तरीके से हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा सारे लोग हैं, पर कुछ लोगों का तो जरूर हो रहा है ना, इस प्रकार के आइडियोलॉजी उनके पास डेवलप है, जिनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सका, गांव को नहीं समझ सका, और उनको काम गांव में जाके करना, गांव के लिए करना, गांव के लोगों के लिए करना है। अब सभी आइए आप लोग IAS IPS बनिएगा मान लीजिए, या जो भी स्पीसीएस स्टेट के लेवल से बनिएगा आप लोग, SDM और DSP, तो क्या आपका शहरों में ही केवल होगा नियुक्ति? गांव में भी होगा, गांव देहात मान लीजिए बिहार जैसे मधेपुरा किशनगंज क्षेत्रों में हो गया, झारखंड के से आपको एरिया में हो गया, या
और भी राज्यों यूपी के बहुत से क्षेत्रों में हो गया। तो क्या आप इस आइडियोलॉजी को समझेंगे ही नहीं तो फिर कैसे आप अपने बेहतर प्रबंधन का काम करेंगे? तो सोच के देखिए, केस स्टडी आपको वहां से निकाला जा सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट शहरों से बेहतर है ना, जो जंगलों में रह रहे हैं लोग उनसे सीखने की जरूरत है। हम लोग किताबी ज्ञान दे सकते हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाना, पर्यावरण के लिए ये थ्योरी अपनाया जा सकता है, पर वास्तविक रूप से पर्यावरण कैसे बचेगा, ये आदिवासी वर्ग जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं उनके। अब देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, एक शहर का बच्चा ले लीजिए और एक जंगल में रहने वाले आदिवासी समूह या जंगल में रहने वाले किसी भी वर्ग के लोगों को ले लीजिए, ठीक है। दोनों के बच्चे का शारीरिक विकास आपको आसमान जमीन का अंतर पड़ जाएगा। इस बच्चे में हम हर वो चीज देने का प्रयास करेंगे जो इसको स्ट्रेंथ करेगा, डेवलप करेगा, पर इसके बच्चे में स्वतः ह्यूमनिटी डेवलप होगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि कौन बेहतर प्रबंधन कर सकता है। तो ऐसे लोगों को ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल करने की जरूरत होती है, होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ठीक ना। एसडीजी क्या है, गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कितने एसडीजी गोल हैं, भारत किन किन क्षेत्रों में अभी तक एसडीजी गोल प्राप्त कर चुका है, आप इसे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए किसी भी टॉपिक को है ना किताबों में, अब इसको मैं कैसे की नोट्स में लिख दूंगा, जो लोग नहीं वीडियो देखते हैं केवल की नोट्स के चक्कर में रहते हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं, जानते 499 में चलो मिल गया है तो हम पीडीएफ देख लेंगे, पीडीएफ देख लेंगे, पीडीएफ से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर किसी एक आपको मथुरा से एक लड़की स्टूडेंट का फोन आया कल, मुझे बहुत दुख हुआ उस चीज़ को सुनकर कि इतना पढ़ाने के बावजूद भी उनको कंफ्यूजन ये है कि मैं केस स्टडी को कैसे यूज करूं। इसका मतलब वो पीडीएफ नहीं, पीडीएफ के चक्कर में थी, पीडीएफ ही केवल देखती थी। ये सब गलतियां नहीं कीजिए आप लोग। आप वीडियो को देखिए, सुनिए, उसके केस स्टडी को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। और यूटिलाइजेशन को हम नहीं लिख पाएंगे, साफ शब्दों में समझिए यूटिलाइजेशन कैसे, किसी टॉपिक का कैसे किस तरीके से होगा। कल ही इस टॉपिक को पूछिएगा हमसे तो मैं दूसरे तरीके से इसका यूज बता सकता हूँ। तो ये हर बार कैसे लिखा जा सकता है, पॉसिबिलिटी भी तो नहीं है ना, और भी वर्क करना रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको वीडियो में ही कवर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, डाटा दिया गया। इस डाटा को याद रखिएगा। 2014 से लेकर 2022 तक 500 ज़्यादा एकलव्य स्कूल बनाए गए। हालांकि 2004 से लेकर 90 एकलव्य बनाए। तुलना तो किया गया, तुलनात्मक अध्ययन किया गया पिछली सरकार से वर्तमान सरकार से, पर हमको उस राजनीतिक हथगंडे में नहीं जाना। हमको डाटा से मतलब है कि हम परीक्षा में उपयोग इसका कर सकें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट चलिए आगे बात होगी, समझ गए ना। तो आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो से की नोट्स बनाइए, बाकी चीज़ें देखिए। आप अगर पूरे दिन पढ़ रहे हैं, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं, तो मान के चलिए 2 से 3 घंटा आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में देना होगा। और इसको अगर देते हैं तो डेली आपका 1 से 2 टॉपिक आपको रेगुलर कवर होता चला जाएगा। तो मान के चलिए 365 दिन में आपको कम से कम 300 दिन भी क्लास हो रही है, तो 300 दिन में आपको 300 टॉपिक, या तो आप 2 टॉपिक करें, 600 टॉपिक कवर हो जाएगा। अब आप पर डिपेंड करता है। तो 600 टॉपिक कवर कर ले तो इसका अप्रोक्स हम बीच का ही ले लेते हैं, 400 या 450 टॉपिक ही आपको साल में कवर हो रहा है। इससे बाहर ना यूपीएससी प्रश्न पूछ पाएगा, ना स्टेट पीसीएस पूछेगा। बस इस आप मेथड को समझिए। इस मेथड को जिस स्टूडेंट ने समझ लिया उसका सिलेक्शन आपके करीब होगा, और इसका यूटिलाइज आप एग्जाम में कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो आगे हम लोग बात करेंगे, आगे बात करने में देखिए केस स्टडी आपको फिर एक मिल गया है कि 10,000 किसानों के साथ जोड़कर मोटे अनाज की खेती को किया पूर्ण जीवन, इनको पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इनको याद रखिएगा। पर नेक राम शर्मा जी वर्ष 2001 में शुरू की पारंपरिक फसलों की खेती के लिए आपको इनको पुरस्कार भी दिया गया है। बीज बैंक बनाकर 40 पारंपरिक फसलों के बीज कर रहे हैं संरक्षित। तो ये सब देखिए केस स्टडी है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज और शासन प्रशासन का योगदान उतना ही होता है। उसमें आपको केस स्टडी के तौर पर अगर मान लीजिए मोटे अनाज की खेती को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इनके मॉडल को आप बता सकते हैं।
ये केस स्टडी का उपयोग आपको इस तरीके से किया जा सकता है। अब केस स्टडी के संदर्भ में समझिएगा केवल पेपर 4 में ही नहीं होता है। अब मान लीजिए आपको इस पेपर में ये मोटा अनाज इकोनॉमी के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में ही पूछा जा सकता है, या तो पेपर ज्योग्राफी के पार्ट में होगा या इकोनॉमी से जोड़ के पूछा जा सकता है, 2 ही जगह पूछा जा सकता है ना। तो वहाँ पर जब भी मोटे अनाज के उत्थान की बात की जाएगी, सरकार के प्रयास की बात की जाएगी, तो इनके योगदान जो मॉडल योगदान है, कैसे ये डेवलप कर रहे हैं, उनको आप बता सकते हैं। देखिए 21 वर्ष पहले इस अभियान किए गए, मंडी जिले में इनका अपना जो उपखंड है वहाँ पर यह शुरू करते हैं। कैसे ये लोग 22 बीघा पर दाल, सब्जी, अनाज आदि 9 प्रकार के पारंपरिक फसलें शुरू की, उसके बाद वर्तमान में 40 प्रकार के बीजों को संरक्षित कर रहे हैं। तो देखिए ये कैसे मॉडल का उपयोग करते हैं, इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो नेकराम हैं उनके द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है। इसी इनके कार्य और प्रगति के लिए इनको पद्म पुरस्कार दिया गया। तो ये सब केस स्टडी को आप अपने टॉपिक के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि 40 फसलों का संरक्षित करना अपने बल पर कोई आम बात नहीं है। हमें और आप किताब में लग रहा है, पेपर में लग रहा है कितनी 40 ही, केवल 40 ही तो संरक्षित किया है। आप केवल एक ही, है ना, अनाज को बेहतर तरीके से 10 महीना उसको, है ना, बिना किसी प्रकार से क्षति पहुँचे और संरक्षित करके देखिए, ऐसे आपको पता चल जाएगा इनकी कार्य और गतिविधि कैसी है। तो ये सब चीज़ें समझने वाली है और केस स्टडी के तौर पर इसे आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, मॉडल आंसर के तौर पर भी। अब देखिए पटना में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस, सामने दुकानदार ने खुद को लगा लिया। ऐसा ही आपको यूपी में भी हुआ, तो वहाँ भी चीज़ें ऐसी ही प्रकार से अतिक्रमण हटाया, पुलिस हटाने गई थी पुलिस, तो वहाँ पर माँ बेटी के द्वारा आग लगा लिया गया और वहाँ पर उनकी देहांत भी हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बहुत चीज़ें खड़ा करती है। क्या पुलिस प्रशासन इतना अतिक्रमणीय हो गई है, या मानवीय व्यवहार उसमें नहीं, या कानून का शासन इतना मौन हो चुका है, इतना अंधा हो चुका है कि मानवीय क्षति के आधार पर जाके अपना अतिक्रमण हटाएगी, या अतिक्रमण हटाने के लिए और भी विकल्प हमारे पास बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं केस स्टडी से रिलेटेड। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हर जगह अतिक्रमण जो समस्या है हर क्षेत्र में है। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया के हर शहरों में, बहुत जगह अतिक्रमण की व्यवस्थाएँ हैं। उसमें आपको जो मॉडल है, मॉडल राज्यों का उपयोग कर सकते हैं, कैसे अतिक्रमण हटाया जा सकता है। अतिक्रमण हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, प्रारूप है, अचानक नहीं है। जब अतिक्रमण लग रहा है, उसे ही आप उस समय आप एक्टिव नहीं रहते, पर जब लोग वो बसावट बढ़ जाता है तो आप अतिक्रमण अतिक्रमण करके पुलिस प्रशासन क्या करती है, उसके लिए अतिक्रमण हटाने का प्रयास करती है। आपको मैंने बताया था ना, कुछ दिन हम और जायसवाल सर पटना घाट गए थे, कुछ दिन पहले ही, तो वहाँ पर ओवरब्रिज बन रहा है। पटना किनारे जो बीच है, वहाँ पर ओवरब्रिज बन रहा है घाट के किनारे-किनारे। वहाँ पे एक ब्रिज बना है, बहुत बड़ा चौड़ा ब्रिज है, लगभग 25 साल 40 फीट का एक ब्रिज होगा। उसके नीचे देख रहा हूँ मैं कि वहाँ पर जो कुछ लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, वहाँ पर जाके अपना बसावट बनाए। अब प्रशासन इसको वर्तमान में इसके लिए कोई विकल्प लेकर नहीं आएगी। और कुछ वर्षों बाद जब इसका घनी आबादी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग देखा-देखी आएँगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घनी आबादी हो जाएगी तो इसको कुछ वर्ष बाद 10 साल बाद क्या करेंगे, अब ये लोग 10 साल बाद वहाँ मकान भी बना सकते हैं, तो अब 10 साल बाद बोलेगा अतिक्रमण हो गया। तो या तो आप शुरुआत जैसे होता है, ऐसा नहीं कि प्रशासन को पता नहीं कौन-सा क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत से प्रश्नों को क्रिएट करता है। पट पटना हो या कोई भी देश का कोई भी कोना है, जहाँ अतिक्रमण हो रहा है, उसके शुरुआती दौर पर ही समस्याएँ ढूँढने का प्रयास करना चाहिए। और जो शहरों में जो अति भार है, उसको कम करने के लिए एक मॉडल आपको बनाना होगा, तो ही जाके इस सब समस्याओं का समाधान करना होगा। देखिए, बात है कि यह जो अतिक्रमण की प्रवृत्ति होती है ना, मानवीय प्रवृत्ति बन जाती है। लोगों को ऐसा लगता है, जो उसके आस-पास के जो लोग रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम इस क्षेत्र में लगातार कुछ दिनों से रह रहे हैं। मान लीजिए रेलवे की ज़मीन है या तो कोई भी सार्वजनिक ज़मीन है, वहाँ पर अपना ये किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं या रहने लग रहे हैं। इनको लगता है इनका मौलिक अधिकार हो गया है। मौलिक अधिकारों के लंबे समय से ये रह रहे हैं, दावा करने लगते हैं। तो ये जब अतिक्रमण हटता है तो इनको समस्या होती है, और प्रशासन अपने जगह भी सही है और ये भी अपने जगह लगभग सही रहते हैं, क्योंकि लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं तो जुड़ाव हो जाता है। तो समस्या यहाँ है कि हमको पहले ये प्राथमिक स्तर पर इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ करना चाहिए।
सरकार को करनी चाहिए, और जो सहभागी है प्रवृत्ति ये भी होनी चाहिए। इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए जो भी उस क्षेत्र से, मान लीजिए इस क्षेत्र में जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे जिसका जनता पर अधिक प्रभाव रहता है, उनके साथ मॉडरेट करके इसे चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है। देखिए, अब डायरेक्ट पुलिस बल ले जाकर अब किसी अतिक्रमण को हटाइएगा तो विवाद ऐसे ही निकल के आएगा। एक है ना, क्या करना चाहिए, शासन प्रशासन को एक संवाद बेंच बनाना चाहिए, है ना, संवाद बेंच बना, जिसमें इसके प्रतिनिधि होंगे, फिर एक समाज के प्रतिनिधि होंगे, एक पुलिस के, उन मनोवैज्ञानिक लोगों का प्रतिनिधि हो जो इनकी मंशाओं को समझ सके, किस प्रकार से ये अतिक्रमण का प्रारूप देखते हैं। उसके बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर लीजिए, उसके बाद चीज़ों को कीजिए, उसके लिए इंटीमेटम दीजिए समय के साथ। बहुत से ऐसे मामलों में आता है कि अतिक्रमण का नोटिस, कागजी नोटिस तो पता नहीं कब से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद डायरेक्ट आके अतिक्रमण को हटाया जाता है। तो यहाँ पे ये भी सवालिया निशान होता है, जहाँ जो अतिक्रमण जिनको हटाया जा रहा है उनको पता तक नहीं होता है। तो सारे डायलेमा यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो सारे चीज़ों को आपको कवर करना है, और हर मामले में अलग अलग तरीके के डायलेमा होंगे, तो उसको क्या करना है, इनको आपको की नोट्स के तौर पर इसे जल्द से जल्द आपको चीज़ों को कवर करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट एक्चुअली आज है नहीं कुछ, जो चीज़ें था एनजीटी वाला मामला था, मैं उसे आपको कवर कर दूंगा। देखिए 2-3 चीज़ यहाँ, एक केस स्टडी आपको यहाँ ये भी मिल सकता है, या तो इससे आपको कुछ नॉलेज आपको गेन करने की जरूरत है। और गुजरात में पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बनी जस्टिस सोनिया गोकानी, याद रखिएगा। या और वर्तमान में जितने हाई कोर्ट वहाँ पर प्रथम अभी वर्तमान में केवल मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यही अभी है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हाई कोर्ट में है। तो ध्यान रखिएगा, केवल वर्तमान में यही एक है, जस्टिस सोनिया गोकानी। तो याद रखिएगा, 2 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। यह गुजरात के 28वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवदत्त है वहाँ पर गुजरात के। तो हाल ही में गुजरात राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, किन किन राज्यों में हुआ है, किन का तबादला कहाँ हुआ, किन को नियुक्ति से हटाया गया, ये सब चीज़ें आपको अपडेट होनी चाहिए। बार बार आप लोगों को मैं कवर भी करता हूँ। यहाँ पर देखिए, बिहार के सीमांचल इलाके में 9 माह में मुक्त कराए गए 200 नाबालिग। अब देखिए, बिहार जैसे राज्यों में वर्तमान समय में भी आपको क्या हो रहा है कि नाबालिग बच्चों का मानव तस्करी हो रहा है। इसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह प्रश्न के घेरे में आएगी कि हम इतने सामाजिक के दायित्वों को निर्वहन कर रहे, इतने एनजीओ सेक्टर्स हैं, जिसमें आपको हमारे जो जो देखते होंगे, आपको नोबेल जो पुरस्कार विजेता है, जो उनके द्वारा, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लगातार इस पर प्रयास किया जाए, बचपन बचाओ अभियान के तहत हमारे जो टीम के मेंबर हैं, वशिष्ठ सम्राट, जो आपको इनके साथ काम कर चुके हैं, कैलाश सत्यार्थी के साथ, इनका जोश टॉक पर वीडियो भी आया, जाके देखिएगा। वो भी अब मानव तस्करी से संबंधित प्रताड़ित कभी रहे हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं इस सेक्टर में। तो देखिए, बहुत से शासन प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, फिर भी वर्तमान जमीनी हकीकत यह है कि लोगों का भी, नाबालिग बच्चों का तो क्या हो रहा है, मानव तस्करी हो रहा है। वो क्यों होता है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया क्षेत्रों में मिलाकर सीमांचल क्षेत्र बनता है, जहाँ पर आपको ऐसे मामले लगातार देखने को मिले। उसके लिए देखिए, इसका मुख्य कारण, बड़ा कारण गरीबी माना जाता है। और बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है वहाँ पर खेती न किसानों न हो पाता है, जिसके कारण गरीबी, भुखमरी ऐसी स्थिति आती है, जहाँ पर 5 महीने तक प्रभावित रहता है ये क्षेत्र। उसके बाद यह क्या करते हैं, पुरुष सदस्य दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, वे लड़कियों की शादी और लड़कों का रोजगार दिलाने का झांसा देकर बड़े शहरों, महानगरों में भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़कियों की शादी का झांसा दिया जाता है, और लड़कों को क्या दिया जाता है, रोजगार के लिए। उसी दो उद्देश्यों की पूर्ति संदर्भ में परिवार भेज देता है। पता चलता है कि जो इसके लिए मीडिएटर उसे लेकर जा रहा है, वो कहीं किसी और को बेच दे रहा है। तो लड़कियों का भी प्रयोग आपको देह व्यापार इस प्रकार के लोगों में होता है, और लड़कों का प्रयोग आपको शोषण, अन्य कल कारखानों में उपयोग किया जाता है। और भी क्षेत्र है जहाँ इनका उपयोग किया जा सकता है। तो आप समझिएगा कि केस स्टडी के प्रसाद, ऐसा नहीं कि नीतीश सरकार जो है, बिहार की सरकार इस दिशा में कार्य नहीं कर रही है, केंद्र सरकार इसके क्षेत्र में काम नहीं कर रही है, या एनजीओ इसमें काम नहीं कर रहा है, सभी लोग काम कर रहे हैं, पर धरातली स्तर पर समस्या अभी भी है। इसका मतलब कि वास्तविक समस्या निदान के लिए वास्तविक जो होना चाहिए,
आपको रिजल्ट ओरिएंट जो वर्क होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कार्य करने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए बाल श्रमिक होते हैं और उन्हें जोखिम भरे कामों में धकेल दिया जाता है। ये सब चीज़ क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग के मामले सामने आए हैं। ये भी आपको विदेश नेपाल, भूटान जैसे नेपाल जैसे क्षेत्रों से भेजकर फिर उसके बाद विदेश में भी भेजा जाता है। ऐसे भी काम को देखने को मामले आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। केवल चीज़ों का ध्यान रखिएगा, विशेषकर बांग्लादेश की ओर जाने वाले रोहिंग्या हैं। फिर इसके बाद बहुत से स्टेशनों पर रेल सुरक्षा के बल पिछले 9 महीने में 25 रोहिंग्या को पकड़ा है। 16 युवतियों के अलावा 9 पुरुष भी थे। पकड़े गए रोहिंग्या घरेलू नौकर के रूप में महानगरों में ले जाने की बात सामने आई है। तो बहुत से मामले आपको इन सीमांचल क्षेत्रों से देखने को मिल रहा है। इसके लिए 2-3 उपाय आपको बताए जा सकते हैं। पहला क्या होना चाहिए कि इन क्षेत्र में जो भी बालक है, जो भी बच्चे हैं, उसका ना निगरानी बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। क्यों? कुछ वक़्त तक निगरानी करिएगा, उसके ऑटोमेटिक चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएगा। निगरानी बेहतर प्रबंधन नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं। हम एआई का प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप जितने भी बच्चे का उसका आधार कार्ड आप बनवाए हैं, आधार कार्ड से आप चीज़ों को मैच करवाइए। चीज़ें जब तक वो कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, हाँ, बस, हवाई अड्डा या तो इस प्रकार एरोप्लेन कहीं भी जाते हैं, तो क्या करना, उनका बेहतर तरीके से आपको निगरानी तंत्र को विकसित करना होगा। तीसरा, आपको जन भागीदारी के लिए है ना, माँ और पिता को सहभागी बनाने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें करनी होगी, कहीं न कहीं प्रशासन और भी बेहतर काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं नीचे। आज देखिए यहाँ पर सतत साकार होता समावेशी विकास का सपना, तो उसके बारे में बातें की गई है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर बातें की गई, क्या समानता मिलती है जब नासा का अंतरिक्ष यात्री है। चित्र आपको याद हो जहाँ उनमें क्या समानता मिलती है, जब हर दल में कम से कम एक महिला होगी और एक पर्सन ऑफ कलर, मतलब अश्वेत अवश्य जरूर होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नासा विविधता की वरीयता देने में अपनी डाइवर्सिटी पॉलिसी बनाई हुई है। अर्थात जो भी दल जाएगा उसमें प्रतिनिधित्व की बात करता है यह नासा। वैसे ही आज दुनिया ऐसी नीतियों जो अफर्मेटिव एक्शन के नाम पर जाना जाता है, भारत की विकास यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई पीछे ना छूटे, अर्थात सभी लोगों की यहाँ बात हो रही है। वही मैं आपको बात कर रहा हूँ जो जो जनजातीय सम्मेलन हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ बातें की गई। हाल ही में आपको ग्रोथ इन्वेस्टमेंट हुआ था। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट यूपी में हुआ था, जहाँ पर आपको बहुत से पैसे प्राप्त किए गए, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें उभर कर सामने आई। उसी पर एक छोटा सा आर्टिकल आया, उसे देखिएगा। इन्वेस्टमेंट समिट जो 10 लाख करोड़ निवेश लक्ष्य के सापेक्ष में 33 लाख करोड़ अर्थात 1.3 गुना अधिक निवेश प्राप्त हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बजट में सप्तऋषि जो 7 प्रमुख बिंदु चिन्हित किए गए, उनमें से सबसे पहले समावेशी विकास को रखा गया। क्यों रखा गया? उसके पीछे सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका उत्थान जो बात कॉन्सेप्ट है, वो कहीं नहीं समावेशी कॉन्सेप्ट को ही डेवलप करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से भेदभाव के शिकार अनुसूचित जाति, जनजातीय, महिलाएं और दिव्यांगजन ऐसे वेंडर विकसित के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने की बात की गई है। ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए कि समस्याएं कहाँ हैं और उसका निदान किस रूप से किया जा सकता है। उसी के लिए बाबा भीमराव साहब जो अम्बेडकर जी हैं, उनके संविधान में सामाजिक न्याय की आधारशिला मुख्य रूप से सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की बात रखी गई, उसके आधार पर SC/ST सदस्यों में लाए गए और OBC महिला हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े जो इसे भी शामिल किया गया, जिससे समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ पर 2-3 प्रश्न और भी आपको याद रखने चाहिए, 2-3 टॉपिक को, कि समावेशी विकास का क्या अर्थ हम केवल इन अर्थों में ही समझे कि जो हमारे पास भागीदार है उसको सुनिश्चित करना किसी कार्य और गतिविधि के लिए। केवल समावेशी विकास का अर्थ इतना ही नहीं है, इससे इतर भी आपको सोचने और समझने की जरूरत है। समावेशी समग्र योजनाओं का धरातलीय स्तर पर धरातलीय स्तर पर क्या करना, उसे 100% है ना उतारना भी रहा है समावेशी विकास का रूप समझा जा सकता है। क्यों?
क्योंकि जब तक ये 100% आपको धरातल पर नहीं दिखेगा, जो भी हम लोग कल्पना कर रहे हैं समावेशी विकास में लोगों को शामिल करने का, वो प्रतिफल नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, इसका आउटपुट अधिक निकालना है तो योजनाओं को और भी विकेंद्रीकृत करने की जरूरत है। कहने का अर्थ यही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए आज जो आर्टिकल मेन आर्टिकल है पाकिस्तान के संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं जो इधर उधर की बातें की गई, उसको थोड़ा सा दूर रहिएगा। पृथ्वी के इतर ग्रहों के जीवन की संकल्प संभावनाएं हैं, तो बहुत से यूएफओ को चर्चा होती रही है। तो देखिए ये सब चीज़ें अभी है ना एग्जाम ओरिएंट नहीं है, कभी भी प्रश्न ये सब आपको एग्जाम में यूएफओ से संबंधित नहीं पूछा जा सकता, पूछेगा इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा व्यापक इसका क्षेत्र है। तो आप कितने, एक आपकी लिमिट है ना, लिमिट के अंदर काम कीजिए। आप अगर लिमिट इतना है तो इसके अंदर इतने पार्ट को डेवलप कर लीजिए कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आ रहा है आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक ना, ये सब मेंस उसमें नहीं पूछता, इंटरव्यू में अभी तक नहीं पूछा, ना मेंस में पूछा, तो आने वाले समय में भी उम्मीद है जब तक ठोस कोई प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक आपको ये कल्पनाओं पर प्रेरित है चीज़ें, और बहुत सी चीज़ें हम लोग नहीं जानते हुए नहीं छोड़ना चाहिए वो सब चीज़ें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं ना आपको भटका देगा। अब ई फार्मा कंपनियों पर कसेगा शिकंजा, तो याद रखना है। चलिए पहले उन क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? इस पर पहले भी मैं टॉपिक कवर किया हूँ, जब कोविड के दौर में चीज़ें आ रही थी तो उसे ड्रग कंट्रोलर की चर्चा होती थी। तो इसकी स्थापना कब की गई है? तो ये याद रखिएगा, ये DCGI की स्थापना कब हुई है, इससे संबंधित जो भी है अपडेट आपको बताना है। ये सब करते चलिए आपको चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर क्यों ये खबर में रहा, तो ई फार्मा कंपनी क्या करता है, दवाइयों को बेच रही है। उसमें अनिवार्य रूप से सिर्फ डॉक्टर लिखित सलाह, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो लेटर पेड होता है, देखते हैं ना, लेटर आपको एगो लिखा रहता है डॉक्टर का नाम, उसके और उसके डेट उट, उसके बाद दवाइयों का नाम, उसका नोट लिखा रहता है, इसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये जो पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा ही बेचा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये कंपनियां क्या करती है, ई प्रिस्क्रिप्शन जारी कर देती है, और उसके बाद क्या होता है, जारी करने वाला डॉक्टर प्रमाणित संदेहास्पद होता है। और उसके बाद अधिकारियों के अनुसार हाल ही में एक मामला है कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद को डॉक्टर दिखाकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नाम पर ई प्रिस्क्रिप्शन जारी कर दिया गया। और ध्यान रखिएगा, और यह हंसी वाली बात है, उस प्रिस्क्रिप्शन में एक नहीं 6 एंटीबायोटिक दवाएं लिखी गई है, जिन्हें एक साथ लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, एक से अधिक एक साथ एंटीबायोटिक लेते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और मजे की बात यह है ना, देखिए अब लिखा भी है, मजेदार बात यह है कि इस ई प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर 6 बड़ी ई फार्मा कंपनियों ने दवा की डिलीवरी भी कर दी है। तो सोच के देखिएगा कि भ्रष्टाचार के स्तर किस स्तर तक ई फार्मा में जुड़े हुए। कोई भी जांच एजेंसी नहीं है, कोई भी इस पर मॉडरेट करने वाली नहीं, कोई ऑडिट करने वाली नहीं है कम संस्था, तो समस्याएं कहीं ना कहीं बिगड़ेगी ही। अब राष्ट्रपति देश का नहीं बच रहा है, आपको केंद्रीय मंत्री नहीं बच रहे, तो हम और आप किस खेत की मूली है, कहावत है ना कि हमारी और आपकी भी साथ क्या है। तो यही आपको चीज़ों को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर दवा कंपनियों पर क्यों जरूरी है शिकंजा कसना। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया ड्रग्स डीलर्स होता है, ध्यान रखिएगा। यह किसी सरकार को गिरा सकता है, किसी सरकार को बना सकता है। सबसे बड़ी लॉबी इस ड्रग कम्युनिटी की होती है। वर्ल्ड में आपको देखने को मिला, बहुत सी फिल्मों में आपको देखने को मिलता है, ऐसे ही इसको नहीं ना इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। और ड्रग कहने का मतलब दवाई वाला ड्रग, अफीम और ये सब ड्रग मत समझिएगा, वो तो है ही है। ये दवाइयों का भी जो ड्रग सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में दवा, तो ये भी सबसे बड़ा कारोबार करता है, जो किसी देश की सरकार को मिनटों में गिरा सकता है, मिनटों में बना सकता है। इतनी बड़ी लॉबी, इतनी मजबूत लॉबी होती है। सोच सकते हैं डोला कंपनी आपको थी ना, डोला कंपनी जो कोरोना काल में बुखार के लिए बहुत फेमस हुई, वर्तमान सबसे ज़्यादा, वो देखिए 1000 करोड़ रुपया केवल क्या किया, प्रचार में आपको ऐड के लिए डॉक्टरों को हेल्प के लिए दिया है। सोच के देखिए, उस पर केस भी चला था, मैंने आपको कवर भी किया था। तो ड्रग कंपनियां किस स्तर तक जाकर काम कर सकती, सोच के, जो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ाने के बजाय 1000 करोड़ डॉक्टरों को मॉडरेट करने के लिए कर सकता है, तो उसके बाद और भी साधन कितने हो सकते हैं। या ऐसी कंपनियां बहुत सी है जो इस प्रकार से उपयोग करती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें समझना होगा और देखना होगा। मैं आपको कल न्यूज़ में आप लोग को बार बार बता रहा था, है ना, आपको कुछ दिन पहले ही बताया ना, देखिए बाजार की दिशा में जहाँ तय होगा वहाँ हिंदी की उपस्थिति आवश्यक है। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन रहा है ना।
इसके निर्णयों को, इसके आकांक्षाओं को सभी देशों को सुनना होगा, समझना होगा। मैं बार बार ये बातें बोलता था, तो देखिए किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, बाजार की दिशा दिशा जहाँ तय होती है वहाँ हिंदी की उपस्थिति है। अच्छा, कहने का मतलब जहाँ तय होगी, बाजार की व्यवस्थाएं जहाँ तय होगी, वहाँ पर जो जो भी निर्णय होगा उसी के संदर्भ में लेने की जरूरत है। तो यहाँ बात की गई है, तो मेरी बात को आपको पुनः यह सिद्ध होता दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है, अचर है, अचर है और अमर है। तो उसको है ना, बस क्या करना है, समझने की ज़रूरत है। जो बातें मैं बता रहा हूँ, क्या वो आपके एग्ज़ाम उपयोगी बन सकता है या नहीं बन सकता है। ये बातें मैं बार-बार आप लोगों से बोलता हूँ, तो बोलते होंगे कि नहीं, इतना भारत क्यों इतना हो जाएगा बाज़ार उपभोक्ता, तो फिर सारी बातों को मानना ज़रूरी है। अब मैं आपको बोला ना, आने वाले 10 से 15 साल में आप लोग वेट कीजिए कि भारत में विश्व की सभी बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आएगा। एक विश्व की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग हब भारत में बनेगा। उसका विश्व की जितनी बड़ी संस्थाएं हैं ना, वो भारत से आइडिया लेना शुरू करेगा। और विश्व की जितनी संस्थाएं हैं, उसमें भारत की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। अब जैसे हो, अब वो पता नहीं तकनीक कैसे हो सकता है, ये आज भी किसी को डिफाइन नहीं है कि आने वाले समय में कंपनियां कैसे आएगी, उसके लिए क्या होगा। पर जब उपभोक्ता हम सबसे बड़ा बन जाएंगे ना, तो जो सबसे बड़ा उपभोक्ता होगा ना, वहाँ पर जाके लोग है ना इन्वेस्ट करने की जरूरत, क्योंकि वो उस मार्केट को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं कि ताकि हम उस पर एक छत्र राज कर सके। जैसे चीन में लोग किए, उससे पहले बहुत से कंट्रियों में किए जहाँ उपभोक्ता सबसे बड़ा था लोग। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हर सेक्टर में होगा। तो यहाँ बातें की गई हैं उसी के संदर्भ में, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी हैं, उनके द्वारा कहा गया ये बातें हैं। वैश्विक संस्थाएं या जिन जगहों पर बाजार की दिशा तय होती है, वहाँ हिंदी उपस्थिति लगभग नगण्य है। ध्यान रखिएगा, यहाँ बातें की गई है, हिंदी की उपस्थिति की बात कर रही है। मैं बाजार की बात लगातार करता हूँ, वैश्विक संस्थाओं या जिन जगहों पर। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर विश्व बैंक हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं, जो हिंदी उपस्थिति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भारतीय हितों में निर्णय लेने की जरूरत है, तो इसलिए हिंदी को प्रमोट करने की बात की गई इनके द्वारा। अब देखिए, जितना टेक टेक इंजीनियरिंग है, वहाँ पर भारतीयों का योगदान 80% सॉफ्टवेयर पैकेज बनते हैं ना। तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, लेकिन इन कंपनियों में 1% भी सॉफ्टवेयर पैकेज हिंदी के माध्यम से नहीं बनता है, हिंदी वर्जन से नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। जबकि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि जो सॉफ्टवेयर पैकेज है बनाए जाते हैं। वैश्विक कंपनियां हिंदी एक बड़े बाजार में अपने माल को बेचने के लिए भाषा तो बन रही है, लेकिन बाजार के नियंत्रण भाषा नहीं बन पा रही। अर्थात देखते होंगे अभी हम लोग के मोबाइल में हिंदी वर्जन आ रहा है, पर हिंदी बाजार के रूप में उभर कर नहीं आया। इस पर चर्चा परिचर्चा इनके द्वारा किया गया, तो इससे आप लोग समझिएगा। वही चीज़ें अगर हमें अपने विशिष्ट योगदान की बात की जाएगी, तो वहाँ पे क्या बात की जाएगी, हिंदी को फॉर्मेट करने की बात की जाएगी और उसको बाजार के स्वरूप में लाना होगा। तभी जाके हम इन बड़ी संस्थाओं में समुचित भागीदारी प्राप्त कर सकेंगे और शासन प्रशासन और जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए, उनको ना एक साथ आके काम करने की जरूरत है। इस मोटो को समझिएगा, कहने का अर्थ क्या है। अब यहाँ एक चीज और आप लोगों को देखना है, भारतीय मूल के इन लोगों ने बनाई विश्व की राजनीतिक पेट। तो ये उदाहरण आप लोग को याद रखना है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जानकारी आपको होनी चाहिए। न्यूजीलैंड के मंत्री प्रियंका राधा कृष्णन की याद होनी चाहिए आपकी जानकारी। आयरलैंड के पीएम लियो एरिक वाडरकर, इनका याद रखना चाहिए। 1960 के दशक में ब्रिटेन चले गए थे, उनके बाद आयरलैंड के पीएम बने। ये सब आपको भारतवंशियों के योगदान आपको याद रखना चाहिए। कनाडा के रक्षा मंत्री अनीता आनंद, इनका याद रखना है। और सबसे कम उम्र के ब्रिटिश प्रधान ऋषि सनूक के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की बात होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए हिंदू परिवार से, भारतीय संदर्भ से। फिर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, भारत से नाता इनका भी है, तो इसको भी याद रखने की जरूरत है, कैसे हम विश्व पटल पर। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि जो जो 2020 में सिंगापुर में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर भारतीय मूल के वकील और नेता प्रीतम सिंह। उसके 2019 में आपको देखिए देवानंद देवो के द्वारा ऑस्ट्रेलिया संसद में सदस्य बने, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने। 2020 में क्या हुआ, सूरीनाम के राष्ट्रपति जो थे हैं चंद्रिका चांद संतोषी का जन्म 1959 में लेली डार्प के इंडो सूरीनाम हिंदू परिवार में हुआ था।
2020 से सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत बाल रामाकलन उनके दादा बिहार से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विश्व के पटल पर लगभग 3.2 से अधिक जो भारतीय प्रवासी दुनिया में 3.2 करोड़ से उसमें 200 से अधिक भारतीय मूल के नेता 15 देशों सार्वजनिक सेवाओं पर सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। तो भारतीयों का योगदान जब भी पूछे आपसे, भारतीय प्रवासियों का योगदान पूछे, भारतीयों का योगदान पूछे विश्व में भारत के संदर्भ में, तो इनके एग्जाम्पल को आप पुट कर सकते हैं। कार्य के क्षेत्र में तो लोग कर रहा ही, और इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था, आईटी के क्षेत्र में कर ही रहा है। राजनीति के क्षेत्र में क्या योगदान है, ये भी आपको इस केस स्टडी से देखा जा सकता है। आपको इनके एग्जाम्पल बेहतर तरीके से काम कीजिएगा, एक लिस्ट बनाइएगा कि हमेशा आपको काम करता रहे, और वो लिस्ट को छोड़ दीजिएगा एक पेज में। पहले बना लिए, एक पेज उनका छोड़ दीजिए, जब भी अपडेट होगा उसको लिस्ट को रख देना है, और कभी भी प्रश्न पूछे तो उसके उत्तर को वहाँ से नोट डाउन कर देना है, ताकि आप है ना कुछ आधारों पर अपने उत्तर का जस्टिफाई कर सके कि हाँ, जब भारतीय मूल के योगदान आप बात करें तो 10 लोगों का नाम आपको याद होना चाहिए, कि वह ऋषि सनू का ही नाम से नहीं काम चलेगा ना, जो आपको इजी वे में याद रहता है, या तो सुंदर पिचई से ही नाम चल जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो योगदान कर रहे हैं, तो सभी का नाम आपको लगभग याद होना चाहिए उसको, ताकि आप समय परिस्थिति के अनुसार उसे यूज़ कर सके। चलिए, आज का न्यूज एनालिसिस इतना ही, फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। और संडे को जो क्लासेज है, जो मैंने आपको बोला है, ऐसे राइटिंग और जो जीएस का जो चल रहा है, मेंस आंसर राइटिंग, उस पर दोनों पर चर्चा हम लोग करेंगे उस दिन। तो चलिए, फिर एक नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।